वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू कॉलोनियलिज़्म के बारे में। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बात की थी कॉलोनियलिज़्म के बारे में, इंपीरियलिज़्म के बारे में, फिर हमने बात की बस इंपीरियलिज़्म तक ही थे हम। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसके न्यू पर्सपेक्टिव के बारे में, उसकी रेलेवेंस देखेंगे विद दैट ऑफ कॉलोनियलिज़्म एंड इंपीरियलिज़्म और उस टॉपिक का नाम है न्यू कॉलोनियलिज़्म, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो न्यू कॉलोनियलिज़्म क्या होता है? न्यू कॉलोनियलिज़्म को समझने से पहले आई होप कि आपको याद होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो, मैंने आपको बताया था इंपीरियलिज़्म का। इंपीरियलिज़्म क्या होता है? इंपीरियलिज़्म बेसिकली आइडियोलॉजी होती है किसी भी एक डोमिनेंट कंट्री की, जिसके अंदर ये सारी चीज़ों या सारे पॉइंट्स के बारे में बात की जाती है कि एक जो कंट्री है, एक डोमिनेंट कंट्री किस तरीके से रूल करेगी ओवर अ डिपेंडेंट कंट्री। और अगर वो डायरेक्ट जाके यानी फिज़िकल जाके कंट्रोल करती है, क फिज़िकल जाके कॉलोनी बनाती है किसी भी एक कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाती है या किसी भी पार्ट ऑफ अ कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाती है तो वो होगा कॉलोनियलिज्म। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट कंट्रोल करती है किसी भी डिपेंडेंट कंट्री को तो उसे हम कहेंगे न्यू कॉलोनियलिज्म। अब इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि जो कंट्री होगी ना यानी जो एक डिपेंडेंट कंट्री होगी यानी जिसकी इकोनॉमी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई या जो अभी वीक है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनका जो सिस्टम होगा ना वो एक डोमिनेंट कंट्री अपने हाथ में ले लेगी। और वो अपने हाथ में किस तरह लेगी? वो उनकी मदद करके, यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उनकी मदद करके या उनकी मिलिट्री को कंट्रोल करके या कोई पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेके इस तरह जो डोमिनेंट कंट्री है ना वो अंडर डेवलप्ड कंट्री को कंट्रोल करेगी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कंट्री होगी, जो डिपेंडेंट कंट्री होगी ना, डिपेंडेंट कंट्री का मतलब जो अभी डिपेंड कर रही है अपनी इकोनॉमी को इनहेंस करने के लिए किसी दूसरी कंट्री पे या किसी दूसरे रिसोर्सेज पे, तो वो क्या करेगी? जो इंपीरियल सॉरी, ये जो डोमिनेंट कंट्री होगी उसके ये सारे सिस्टम को अपने अंडर ले लेगी और वो कंट्री क्या होगी? सिर्फ फिजिकली तौर पे आज़ाद होगी लेकिन उनके जो माइंड है वो स्लेव होंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म, ठीक है। अब न्यू कॉलोनियलिज्म को टर्म को एक अफ्रीकन राइटर ने कॉइन किया था, दैट द नेम ऑफ दैट अफ्रीकन राइटर वाज क्वामा कुरुमा, ठीक है। उसने अपने वर्क न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म के अंदर कॉइन किया था 1965 के अंदर। बेसिकली कुरुमा ने इससे पहले भी 1963 के अंदर इस टर्म की बात की थी, इस टर्म को यूज किया था, यानी न्यू कॉलोनियलिज्म की टर्म को यूज किया था 1963 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेटस, ठीक है, OAU के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। उसके अंदर भी इसने बात की थी। फिर बाद में इसने जो प्रॉपर यूज किया है इस टर्म को अपने वर्क के अंदर न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म के अंदर किया है। अब मैंने बताया है कि जो न्यू कॉलोनियलिज्म के अंदर क्या होता है? इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है ऑफ अ फॉर्मर कॉलोनीज। फॉर्मर कॉलोनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। फॉर्मर कॉलोनाइजर बेसिकली होगा यहाँ पे। अच्छा, जो फॉर्मर कॉलोनाइजर होता है वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री ने किसी डोमिनेंट कंट्री से डिपेंडेंस ले लिया, वो उनसे आज़ाद हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो जिनसे वो आज़ाद होगी वो उसकी फॉर्मर कॉलोनाइजर होंगे, ठीक है। अब वो फॉर्मर कॉलोनाइजर ही न्यू कॉलोनियलिज्म को क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत इफेक्ट है कि जो कॉलोनाइजर होते हैं ना उन्हें उनकी सारी वीकनेस का पता होगा। उन्हें ये भी, जब वो उन्हें आज़ाद करेंगे ना, यानी उन्हें उनकी कंट्री पे खुद का कंट्रोल देंगे, तो वो कोई ना कोई उनकी, हम कह सकते हैं, उनकी जड़ों को या उनके पॉइंट्स को या उनकी ऐसी ना पावरफुल चीज़ को अपने पास रख लेंगे जिनकी वजह से जो अब आज़ाद यानी जो अब डिपेंडेंट हुई कंट्री है ना वो उन पे इन्हिसार करेगी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यू कॉलोनियलिज्म होता है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है बाय अ फॉर्मर कॉलोनाइजर्स का, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंट्रोल किया जाता है सोशल सोसाइटी यानी सोशल भी कंट्रोल हो सकता है, पॉलिटिकल कंट्रोल हो सकता है, इकोनॉमिकल कंट्रोल हो सकता है, ट्रेड लोन्स के थ्रू, अथॉरिटेटिव के थ्रू, ठीक है, अथॉरिटेटिव कंट्रोल के थ्रू या ट्रेड्स वगैरह ये सारे इसके थ्रू कंट्रोल होता है। लोन का कंट्रोल जो होता है ना इसके अंदर IMF बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम उसको एग्जाम्पल्स के अंदर देखते हैं। तो अभी का ये था कि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी किसने इस टर्म को कॉइन किया। अब हम देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, ये फैक्टर आ जाता है, दैट इज कंपरेटर्स। अब कंपरेटर्स जो होते हैं ना वो ब्रांड कॉन्शियस क्लास होती है, यानी एलीट क्लास होती है। अब ये इसके अंदर हम देखते हैं कि न्यू कॉलोनियलिज्म जब भी एक डोमिनेंट कंट्री किसी भी डिपेंडेंट कंट्री को अपनी अपने यानी वहाँ पे न्यू कॉलोनियलिज्म स्टार्ट करेगी ना, उन्हें मेंटली तौर पे अपना स्लेव बनाएगी, तो उसके अंदर कंपरेटर्स यानी जो इनके वहाँ की एलीट क्लास होगी ना एक डिपेंडेंट कंट्री को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये कंपरेटर्स जो है ये प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म।
कॉलोनियलिज्म को। किस तरह के जो एलीट क्लास होगी वो एक्सप्लॉइट करेगी लोअर वर्किंग क्लास को, क्योंकि उनके जो माइंड है ना वो सेट हुए होंगे, उनके जो माइंड है वो सेट कर दिए जाते हैं थ्रू द कॉलोनाइजर्स। तो इस तरह कॉम्परेटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक न्यू कॉलोनियलिज्म के अंदर, या न्यू कॉलोनियलिज्म स्टार्ट करने के अंदर किसी भी एक डिपेंडेंट कंट्री के अंदर। इकोनॉमिक डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक डोमिनेंस होती है वो एक पावरफुल कंट्री की होती है, जबकि वीक कंट्री के पास इकोनॉमी इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें वो ठीक है डिपेंडेंट होते हैं। फिर है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। हमने गुगी व थियानो को लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो गुगी व थियानो क्या बात करता है, वो यही कहता है ना कि इंपीरियलिज्म क्या करते हैं, ये हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। फिर कल्चरल हेजीमोनी, तो कल्चरल उनका डोमिनेंट, जब न्यू कॉलोनियलिज्म स्टार्ट होता है तो जो हम न्यू कॉलोनियलिज्म, जब हमने माइंड उनका स्लेव, हम फिजिकल तौर पर आज़ाद होंगे, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल जो सारा होगा वो कॉलोनाइजर का हम अपना रहे होंगे। तो इस तरह आजकल भी इसी तरह हो रहा है बेसिकली। डेथ डिपेंडेंसी के अंदर बहुत सारे ऐसे अदारे बने होते हैं जो बेसिकली डोमिनेंट कंट्रीज के होते हैं या कॉलोनाइजर्स के होते हैं, जो लोन देते हैं, ठीक है, जो लोन देते हैं एक अंडर डेवलप कंट्री को, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये कुछ ऐसे अदारे हैं जो डेथ देते हैं, ठीक है। तो ये डेथ डिपेंडेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनली तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती है वो भी न्यू कॉलोनियलिज्म बना रही होती हैं, या वो किसी कंट्री को कंट्रोल कर रही होती हैं। टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल है ना, इसके अंदर हमारे पास मीडिया का कंट्रोल है। कंट्रोल ऑफ मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री यानी किसी एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री को अपने वहाँ पे यानी दूसरी कंट्री पे उन्होंने न्यू कॉलोनियलिज्म स्टार्ट कर लिया है, तो क्या करेगी, उसका जो मीडिया की आवाज़ होगी ना, वो वही आवाज़ होगी जो एक डोमिनेंट कंट्री चाहती होगी। वो मीडिया वही बोलेगा जो एक डोमिनेंट कंट्री चाहती है कि वो मीडिया बोले। डोमिनेंट कंट्री कैसे दिखाना चाहती है वो मीडिया, वैसे ही मीडिया की आवाज़ होगी, और उन एक डिपेंडेंट कंट्री का मीडिया भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, ठीक है। ट्रेड इम्बैलेंस के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से न्यू कॉलोनियलिज्म स्टार्ट होती है। बेसिकली अब न्यू कॉलोनियलिज्म क्या होता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, जो किसी भी फैक्टर के थ्रू हो सकता है। आपको कर्ज दे के कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को आप पे इम्पोज करके कर सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर ये भी आ जाता है कि वो क्या करेंगे, किसी भी पॉलिटिक्स का एक हायर अथॉरिटेटिव बंदा होगा ना, हायर अथॉरिटेटिव पर्सन होगा, उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब जब वो उससे सपोर्ट करेंगे तो फिर इनडायरेक्टली तौर पे वो जो सपोर्ट जो जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो अथॉरिटेटिव पर्सन को, ये पॉलिटिक्स के अथॉरिटेटिव पर्सन को ये सपोर्ट कर रहे होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उसने अपनी कंट्री का भी निज़ाम जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलाना है। तो इस तरह हमारे पास न्यू कॉलोनियलिज्म होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने जो अब करंट कंट्रीज है ना उन सब की लिख दी हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो, इन सारी कंट्रीज़ को आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत, यानी ये मैंने बेसिकली अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने हर एक को सेपरेट सेपरेट देख के लिखा है। तो अगर तो इसमें से एक दो पॉइंट मिस हो गए हों या देख लीजिएगा, तो वैसे ये सारी वो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ अब न्यू कॉलोनियलिज्म है, ठीक है। ये याद रखिएगा, न्यू कॉलोनियलिज्म हमेशा इनडायरेक्ट होती है। कभी भी डायरेक्टली तौर पे आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा कि हाँ यहाँ पे न्यू कॉलोनियलिज्म है और हम इसकी गूगल से उठा के ऐसे एग्जाम्पल लिख दें, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप जब भी देख लो, कंट्रीज़ को सर्च कीजिएगा, कंट्रीज़ के निज़ाम को सर्च कीजिएगा, कंट्री के सिस्टम को सर्च कीजिएगा, फिर आपको ये एग्जाम्पल्स मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कुछ क्रिटिक्स के बारे में, ठीक है, जिन क्रिटिक्स ने इस पे काम किया था। क्वामा कुरुमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिटिक्स के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था कि क्वामा कुरुमा ने अपना वर्क लिखा था न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, और उससे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट यानी OAU, यहाँ ए आएगा, OA ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट। अच्छा, 1963 के अंदर उसने पहले इसके अंदर बात की थी, फिर बाद में उसने अपने वर्क के अंदर न्यू कॉलोनियलिज्म को डिफाइन किया, ठीक है। टजीनी एक राइटर है, वो बेसिकली ये अफ्रीकन ही है, जो अपने आर्टिकल है उसका फिलोसफी एंड पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका, उसके अंदर न्यू कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स को बताता है, किस तरीके से न्यू कॉलोनियलिज्म इनके माइंड्स को इफेक्ट करती है, अफ्रीकन के पीपल को इफेक्ट करती है। चिन्वा एचबी का जो वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ की भी, और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के जितने भी पर्सपेक्टिव हैं, ऑलमोस्ट उन सारे पर्सपेक्टिव हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर वो दिखाता है चिन्वा एचबी। मेक श्योर कि आप इसको अगर वैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐड कर सकते हो, अगर फर्दर नॉलेज लेनी है तो आप इसकी समरी को सुन सकते हो, ठीक है। गुगी व थियानो का एक वर्क था पेटल्स ऑफ ब्लड, उसके अंदर न्यू कॉलोनियलिज्म को हाईलाइट किया गया है। अब ये जो पेटल्स ऑफ ब्लड है ना, इसके अंदर गुगी व थियानो बताता है कि किस तरीके से न्यू कॉलोनियलिज्म लिगेसी को हाईलाइट करता है इन अफ्रीका, ठीक है।
वो अफ्रीका के अंदर कीनिया में जो न्यू कॉलोनियल लेगेसी था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को विद द पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हाईलाइट करता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जिसके अंदर हमने इन डिटेल किया था सारे स्टडी अबाउट न्यू कॉलोनियलिज्म। मैंने इसकी एग्जांपल्स देखी हैं, इसके अलावा इसकी डेफिनेशन को, की कॉन्सेप्ट्स को देखा। आई होप्स हो कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो इस वक़्त जो हमारी दुनिया की सिचुएशंस हैं, प्रे फॉर फ़लस्तीन, ठीक है? जितनी हो सकती हैं उनकी मदद करें, ठीक है? अगर आप फ़िज़िकली तौर पे उनकी मदद नहीं कर सकते तो इवन कि हम उसे उसे उन्हें उनकी मुसीबतों को या उनके अंदर जो भी उनको मसाइब आ रहे हैं, उनको दूर करने के लिए हमें प्रे करनी चाहिए, ठीक है? जितनी हो सकती है उनकी मदद करें, दुआ में बहुत सारा ख़्याल याद रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा, और फ़लस्तीन ठीक है, फ़लस्तीन को भी याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट ऐड करना हुआ ना, मज़ीद पॉइंट ऐड करना हुआ, तो उस पॉइंट को मैं पिन बॉक्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन अप कर दूँगी, ठीक है? उसे पिन कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। और ये कि अगर आपको इन सारी जो मैं पढ़ा रही हूँ, सारी स्लाइड्स चाहिए या इनके मटीरियल एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म के अंदर चाहिए, यानी अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो इन मटेरियल का लिंक तो नहीं मुझसे दिया होगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया था लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल अगर मुझसे हुआ तो मैं इसका लिंक, ये सारी ये पीडीएफ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नहीं तो आप मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूँगी। आप वहाँ पे उस चैनल को जॉइन कीजिएगा। मैं उस चैनल पे ये सारी स्लाइड शेयर कर दूँगी, ठीक है? इवन कि उस चैनल पे पहले भी बहुत सारे जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, हमने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं, उन सारे टॉपिक्स को मैंने इन डिटेल उन सारे टॉपिक्स की मैंने वहाँ पे पिक्स दी हुई हैं, यानी वहाँ पे मटेरियल आपके पास अवेलेबल है अगर आप अपने मोबाइल के अंदर भी इन्हें डाउनलोड करना चाहते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।